जस्ट इमेजिन तुम एक दिन अपनी नींद से जागो और तुम्हें पता चले जो नोवेल तुम रोजाना पढ़ते हो तुम उसी में ट्रांस माइग्रेट हो चुके हो। एक ऐसी दुनिया जो बलासी खूबसूरत स्वर्गीय अप्सराओं से भरी हुई है, किसी सपने की तरह लगता है ना? नहीं, क्योंकि तुम जब मिरर में अपनी शक्ल देखते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम बस एक थर्ड ग्रेड विलन हो। तुम बस बिल्कुल एक पंचिंग बैग की तरह हो जो बस मार खाता है और तुम्हें बनाया ही इसीलिए गया है ताकि तुम अपना पिछवाड़ा सुतवा सको, और तुम बस चैप्टर 20 के पहले ही डिसअपेयर हो जाओगे। कोई चीट सिस्टम नहीं, कोई प्लॉट आर्मर नहीं, बस एक मौत का पैगाम। और यही होता है आज के हमारे मेन कैरेक्टर मून के साथ। और आज हम इसी की कहानी को शुरू करने वाले हैं, पर कहानी शुरू करने से पहले चूड़ामणि, सम्राट मक्कल, हर्षित राज, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। वेलकम टू दी ओजी गैंग फ्रेंड्स। और हाँ, अगर मैंने नाम को थोड़ा सा ऊपर नीचे ले दिया हो तो उसके लिए माफ करना, क्योंकि आज के नाम थोड़े ज्यादा ही भारी थे और एक नाम तो ऐसा था जिसके लिए मुझे गूगल ट्रांसलेट यूज करना पड़ा बस उसके नाम की प्रोनाउंसिएशन जानने के लिए। बस चलो, वैसे अगर तुम लोगों को भी मेरी वीडियोस के अर्ली एक्सेस चाहिए तो मेंबरशिप ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हो। मैंने प्राइस बिल्कुल ही लोएस्ट ही रखा है। चलो, मैंने तुम लोगों का कुछ ज्यादा ही समय ले लिया, अब वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें कैम्बल हाउस का सीन दिखाते हैं। यहाँ हमारा हीरो थके हारे मरी मराई हालातों में उठता है और वो कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है मैं एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। फिर वो जब आसपास के डेकोरेशन और फर्नीचर्स की तरफ देखता है तो उसे सब कुछ वेस्टर्न स्टाइल का नजर आता है। फिर वो मिरर में जाके अपना चेहरा देखता है और उसे पता चलता है कि ये तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मेरी शक्ल के जैसा है जब मैं 17-18 साल का हुआ करता था। ये समझ में आने के बाद वो अपना सर पकड़ लेता है और वो घबराते हुए चिल्लाता है, वेट, आखिर मैं कहाँ ट्रेवल कर गया हूँ? फिर वो बगल में मिरर की तरफ देखता है और वो फिर अपनी शक्ल देखते हुए अपनी तारीफ करने लगता है और वो कहता है, अगर मैं लुक्स के बारे में देखूं तो मैं जब जवान हुआ करता था तब तो कितना ज्यादा हैंडसम था। अगर मैं सच सच बोलूं तो मेरी ये रिस्टोरेशन सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये दुनिया एक गेम की जैसी होनी चाहिए। फिर वो कहता है, वेट अ मिनट। फिर वो अपनी थ्योरीज बनाने लगता है। वो सोचते सोचते बताता है कि एक मिडिल एज फैट गाय होने के लायक मैं ये सोचता था कि ट्रक से टकराने के बाद ही हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं। फिर वो नीचे से एक डिजाइनर चक्कू उठाता है और वो उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि मुझे अब ये कंफर्म करना पड़ेगा। फिर हमें एक बहुत ही लंबी खून की धारा दिखाई जाती है और इस लंबी धारा को देखते हुए अपना एमसी बिल्कुल स्टैचू बन चुका होता है और वो कहता है, क्या ये छोटा सा स्क्रैच है, ये चक्कू था? फिर अपने बेड पे लोटपोट करने लगता है। वो अपनी उंगली को फूंक मारता है, मुंह में रखता है, चूसने लगता है ब्लड को और वो जोर से चिल्लाने लगता है, आहा, ये तो कुछ ज्यादा ही शार्प था, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं सच में ट्रेवल कर गया हूँ। तभी उसके दिमाग में अपना नाम खटकता है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। वहां एक अनाउंसमेंट हो रही थी, मून कैम्बल, इसने रॉयल फैमिली के खिलाफ एक क्राइम किया है, इससे इसका नोबेल का टाइटल छीन के इसे कॉन्गनर करार दिया जाता है। इसका क्राइम माफी के काबिल नहीं है, इसे एम्पायर से एग्जाइल किया जाता है। अगर ये दोबारा एम्पायर में कदम भी रखता है तो बिना किसी दया के इसे वहीं मार दिया जाएगा। ये सब याद करके तो बहुत जोर जोर से हांफने लगता है। उसे सब कुछ याद आ चुका था। वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है, मैंने जब पहली बार ये नाम सुना था तो मुझे लगा था ये बस एक छोटा सा कोइंसिडेंट होगा, पर मैंने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैं एक्चुअली इस दिमाग से पैदल इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ, ये तो एक इलाइट मॉन्स्टर भी नहीं है। फिर एमसी बताता है, मून कैम्बल, द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल मैन कैरेक्टर इन हिस्ट्री। ये मेरे रिबर्थ से पहले मेरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर लाइट नॉवल हुआ करती थी और ये एक ऐसा वर्क था जिसे मैं रेगुलरली फॉलो किया करता था। इस बुक की जनरल स्टोरी एक ऐसी प्रोटैगनिस्ट के बारे में है जो कि एक फॉलन नोबल फैमिली की इलिजिमेट डॉटर है जो कि अपनी पावर को अपग्रेड करती है, हर तरह के मॉन्स्टर्स, डीमंस को मारती रहती है और उसके साथ साथ काउंटर अटैक करती है एक हीरो बनने के लिए जो कि इस दुनिया को बचाएगी। मून कैम्बल एक पीले बालों वाला बिना दिमाग का विलन है जो कि बस बुक के शुरुआती पार्ट में ही आता है। वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हुए मेन प्रोटैगनिस्ट को बुली करता रहता है और लगातार उसके पीछे लोगों को भेजता है उसे मारने के लिए। पर रियलिटी में ये प्रोटैगनिस्ट और उसके ग्रुप को एक्सपीरियंस देने का ही काम करता है। पर अंत में ये पूरा प्लॉट टूटता है और ड्यूक के मेंशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाता है और उसे खुद एग्जाइल कर दिया जाता है बॉर्डर पे और उसे एक भिखारी की जिंदगी जीनी पड़ती है। अगर मैं ध्यान से याद करूं तो इसके बाद पूरे 20 चैप्टर के बाद भी मेरे ऊपर तो कोई स्टोरी नहीं है। वो ये सोच के ही बिल्कुल घबराने लगता है। वो अपना बिल्कुल सर पकड़ते हुए कहता है, इस बंदे को एक बेवकूफ जो प्रोटैगनिस्ट के रास्ते में ही आए उसकी जगह पे एक अच्छा यंग मास्टर नहीं बना सकते थे क्या? और अब देखो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मुझे तो लगा था कि मैं रिबर्थ के बाद एक अच्छा प्रोटैगनिस्ट बनूंगा, पर इसकी जगह मैं इस इडियट की बॉडी में आ गया जिससे उसका सब कुछ छिन जाने वाला है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी बाहर से एक मेड दरवाजे को नॉक करती है तो अपना एमसी खुद को संभालता है और उसे अंदर आने को कहता है। फिर ये मेड अंदर आके मास्टर मून कह के एमसी को ग्रीट करती है और हमें इसका भी इंट्रोडक्शन कर देते हैं। ये कैम्बल हाउस की मेड है एन। हाँ, बस एन, इतना छोटा सा नाम, और मुझे इसीलिए ये मांगा इतनी ज्यादा पसंद आई है क्योंकि यहाँ पर सबके नाम इतने नॉर्मल से हैं जिन्हें मैं आसानी से प्रोनाउंस कर सकता हूँ। बस इसकी फैमिली का नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कैम्बल। मुझे तो पता भी नहीं कि मैं
मैं सही से प्रोनाउंस कर भी रहा हूँ कि नहीं। ये मेड कहती है कि आप जो बैंक्वेट में कल जो ड्रेस पहनने वाले हैं वो आ चुकी है। मैडम ने मुझसे कहा है कि मैं ये आपके पास लाऊं ताकि आप ये ट्राई कर सकें। जिस पे मून अपना सर खुजाते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, तुम उसे यहाँ पर ला सकती हो। फिर एन कुछ नोटिस करती है, वो एमसी से कहती है यंग मास्टर क्या आप इंजर्ड हो? तो एमसी अपनी उंगली की तरफ देखते हुए कहता है हाँ ये एक्सीडेंटली मैंने अपनी स्किन को थोड़ा सा कट कर लिया। क्या तुम्हारे पास ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए कोई मेडिसिन, फर्स्ट एड या ऐसा कुछ है जिससे मैं इस उंगली को बैंडेड करके अपने खून को रोक सकूं? तो उसकी मेड कहती है क्या बैंडेड? फिर तभी वो अपने घुटनों पे जाती है और वो कहती है कि एन को नहीं पता कि यंग मास्टर को क्या चाहिए, पर ये अगर ब्लीडिंग को रोकने की है तो ये मैं कर सकती हूँ। तो एमसी कहता है ओ एन तुम ये ट्रीट कर सकती हो। तभी एन एमसी की उंगली को लेकर चाटने लग जाती है और वो इस समय बहुत शर्मा भी रही थी और अपना एमसी देख के बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है। वो तो बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो कहता है ए। फिर एन एमसी की उंगली के ऊपर थोड़ा सा अपना सलाइवा भी छोड़ देती है ताकि ब्लीडिंग वहीं पर ही चिपकी रह जाए और फिर वो कहती है कि ब्लीडिंग अब रुक चुकी है। फिर वो शर्माते हुए अपना मुंह पोंछते हुए कहती है कि यंग मास्टर की खून की एक एक बूंद बहुत ज्यादा प्रीसियस है, प्लीज ऐसी केयरलेसली एक्सीडेंटली अपने आप को इंजर्ड मत किया कीजिए। पर यहाँ अपना एमसी तो पके पकाए रसीले लाल टमाटर की तरह बिल्कुल लाल हो चुका होता है, पर फिर वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है ओके ओके मैं ये याद रखूंगा। फिर ये मेड उठ के अपनी फ्रॉक उठाते हुए एमसी को ग्रीट करती है और वो कहती है कि अगर आपको अब और कोई काम नहीं है तो मैं बाहर जाके अपना काम करूंगी। तो एमसी भी कहता है ठीक है, तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए आज शुक्रिया। वो बाहर जाके दरवाजा लगा देती है और यहाँ इसके बाहर जाते ही अपना एमसी अपने चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है। वो एकदम से ऊ करता है, एकदम से अपने सारे इमोशंस को बाहर निकालने लग जाता है और वो कहता है ओह माय गॉड ये तो कुछ ज्यादा ही है। वो अपने बेड पे जाके रोल करने लग जाता है और वो मन में सोचता है एक जेंटल प्यारी सी काले वालों वाली एक मेड, वो कितनी ज्यादा क्यूट थी, कितनी ज्यादा क्यूट थी। ये अपने घटिया से ख्याली पुलाव पका ही रहा था पर इसकी मेड अब भी दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी और वो कहती है कि क्या उसने अभी मुझे थैंक यू बोला। फिर हमारा सीन थोड़ी देर के बाद आता है। एमसी ने अपने आप को शांत कर लिया था और वो सोचता है पर ये बंदा एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला एक ड्यूक का सन है, इसके पास हाई स्टेटस है, अच्छे लुक्स है, बहुत सारा पैसा है घर पे और यहाँ इसे सर्व करने के लिए एक अच्छी सी मेड भी है, फिर भी उसने प्रोटैगनिस्ट से पंगे क्यों लिए? अगर मुझे ध्यान से याद है तो इसे एक्साइल करने की असली वजह तो यही थी कि इसने अपनी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी पे एम्पायर की हाई एंड माइटी थर्ड प्रिंसेस को ड्रग करने की कोशिश की थी। फिर वो खड़ा होता है, एक स्माइल लेता है और खुद को तैयार करने लगता है और वो कहता है अब जब मुझे प्रॉब्लम पता है तो इसे सॉल्व करना भी आसान होगा, बस फीमेल मेन कैरेक्टर को और ज्यादा नाराज मत करो और कमिंग ऑफ एज सेरेमनी पे कोई भी बेवकूफी ना करो। अब मेरे मून के पास अब भी एक चांस है अपना भाग्य बदलने का। फिर एमसी थोड़ा सोचने लगता है कि भविष्य में रिच एंड वेल्थी यंग मास्टर बने रहने के लिए मुझे ध्यान से सोचना पड़ेगा कि मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी कब है। वैसे एन अभी मेरी कल की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी में पहनने के लिए ड्रेस सेंड करके ही तो गई थी। फिर तभी वो एकदम से स्टैचू बन जाता है और वो कहता है क्या कल? फिर वो एकदम जोर से चिल्लाता है डक, और ये इसने डक नहीं चिल्लाया है, वो जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। ये जान के तो वो पूरा डिप्रेशन में चला जाता है और वो कहता है सिस्टम क्या तुम वहां पर हो? ग्रैंडपा, गॉडेस, कोई मंक, प्लीज कोई भी, क्या कोई मेरे ऊपर ध्यान देगा? क्या मेरे पास कोई सच में चीट नहीं है? फिर वो थोड़ी देर जी भर के रोता है, फिर वो पलट जाता है और वो ध्यान से खुद को शांत करते हुए कहता है कि कल ही मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि कल सामने सामने उससे माफी मांगने पे वो पुरानी चीजों को भूलेगी या नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझे माफ करने से पहले कुछ एक्सेसिव डिमांड तो नहीं करेगी, क्या वो पब्लिक में सबके सामने अपने पैर चाटने को तो नहीं बोलेगी या फिर वो मुझे माफ करेगी भी। फिर वो खुद को ही चीयर अप करने लगता है और वो कहता है कि मून तुम ही कर सकते हो, एक असली मर्द खुद को बेंड और स्ट्रेच कर सकता है। पैर चाटने की इंसल्ट, हाथ पैर टूटे हुए भिखारी बनने के सामने तो कुछ भी नहीं है। चलो ये बेइज्जती अब अकेले मुझे ही उठाने दो। वैसे ये बेहतर रहेगा कि कल वो ब्लैक स्टॉकिंग पहन के आए। वेल मैन विल बी मैन, भाई को इंसल्ट से ज्यादा ब्लैक स्टॉकिंग से मतलब है। यह एमसी कुछ स्क्रिप्ट होना रहा था, उसके पीछे ही लाइट का पोर्टल ओपन हो रहा था। फिर अपना खड़ा होकर मुट्ठी बांधते हुए सब कुछ डिसाइड कर लेता है और वो कहता है ठीक है अब ये डिसाइडेड रहा, कल मैं जैसे ही उससे मिलूंगा लाइट की स्पीड से उसके पास जाऊंगा, उसके सामने नील डाउन करूंगा, 3 बार काउट करूंगा। तभी उस पोर्टल के अंदर से कुछ निकलता है और उसके सर से जाके टकराता है जिससे इसकी भी चीख निकल जाती है। वो इरिटेशन में पीछे मुड़ते हुए चिल्लाने लग जाता है व्हाट द हेल इज दैट, आखिर ये क्या है, कितना ज्यादा दर्द कर रहा है ये मुझे, आखिर किसने मेरा सर फोड़ने की कोशिश की, क्या चल रहा है? पीछे देखते हैं तो उसके पलंग पे एक किताब पड़ी थी जिसे देख के वो कहता है क्या ये, तो वो इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और ये कहता है कि क्या ये हो सकता है कि वो किताब उठा के खुद से चिल्लाता है वो मेरा प्लग इन आ गया। फिर वो इस बुक को देखते हुए इमोशनल होने लग जाता है और वो कहता है कि देखने से ऐसा लगता है कि गॉड अब भी मुझे भूले नहीं है, भले ही मैं एक लूजर हूँ जिसके भाग्य में कैरन फोर्डर बनना ही लिखा है, पर एक चीट के साथ ये सब बदल सकता है। फिर वो अपने बेड पे बैठ के अपनी जुबान बाहर निकाल के बुक को चेक करते हुए कहता है कि अब से जैसा लोग कहते हैं कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में होता है, वैसे ही मैं अपनी ओरिजिनल एंडिंग को बदलूंगा और अपने भाग्य
भाग्य को बदलूंगा। पर जैसे वो बुक खोलता है वो बिल्कुल स्टैचू बन जाता है, उसके मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं। फिर वो बुक को अच्छे से चेक करने लगता है, पर चेक करने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि बुक में तो कुछ लिखा ही नहीं था। वो जोर से चिल्लाता है, आखिर चल क्या रहा है, बिना शब्दों की किताब नहीं। फिर वो खुद को शांत करते हुए अपना 440 डिटेक्टिव का ब्रेन एक्टिवेट करता है और वो कहता है, क्या इसे एक्टिवेट करने के लिए कोई स्पेशल तरीका है? अब अगर इस वेस्टर्न यूरोपियन वर्ल्ड की सेटिंग को देखा जाए तो पर वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसके हाथ की एक खून की बूंद नीचे से गिरने लग जाती है और वो बूंद जाके सीधा उस किताब के ऊपर ही गिर जाती है, जिसे देख के अपना एमसी कहता है, क्या? उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसका डिटेक्टिव वाले दिमाग कुछ समझ पाता उससे पहले उस किताब के अंदर से बहुत ज्यादा डार्क माना निकालने लग जाता है। वो कहता है, होली शिट, आखिर क्या चल रहा है यहाँ? उसके दिमाग चकराने लग जाता है। वो कहता है, मेरा खून। उसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लग जाती है और अंत में उसकी आंखें बंद हो जाती है। हमारा सीन चेंज होता है, हमें किसी का बेड़ियों में बंधा हुआ हाथ दिखाते हैं जो कि बहुत जोर से कांप रहा है, उसको बहुत ज्यादा चोटें लगी है। हमें उसके पैर भी दिखाते हैं जिसमें भी बहुत ज्यादा चोटें लगी है और हमें फिर उसका रियल शरीर दिखाते हैं। ये हमारा एमसी है जिसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है और यहाँ हमारा एमसी धीरे धीरे करके अपनी आंखों को ओपन कर रहा है। मून अपने आसपास देखते हुए कहता है, ये, पर तभी कोई पीछे से कहता है, ओ। फिर वो उसके सामने आ जाता है, सीधे उसकी आंखों पे उसे डरावनी लुक देते हुए कहता है, तुम फाइनली जाग गए, मैं तुम्हारा कितने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। यहाँ अपना एमसी कहता है, क्या तुम? पर तभी उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो कहता है, कितना ज्यादा दर्द हो रहा है? वो लड़की कहती है, दर्द तो होगा ही ना, ये सब कुछ मैंने तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए किया है। वो इसके घायल शरीर पे हाथ फेरते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि इस मोमेंट पे मैं कितनी ज्यादा उदास हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम कितने इविल, क्रूअल और सेल्फिश हुआ करते थे। तुम्हें खुद टॉलरेट करने की जगह बाकियों को दर्द पहुंचाना चाहिए, तुम्हें ऐसे काम करना चाहिए जिससे सभी लोग तुमसे नफरत करें। बस ऐसा ही करके तुम मेरे हो सकते हो, सिर्फ मेरे। पर तुम बदल गए हो, तुम्हारा दिल बदल गया है, ऐसे काम नहीं चलेगा। पर तुम चिंता मत करो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगेगा। मैं अपने प्यार से तुम्हें बार बार, जितनी बार लगे उतनी बार पूरी तरह से क्लीन करूंगी। फिर वो एक धारदार चाकू निकालते हुए कहती है कि हम साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, इवन मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। फिर हमें बहुत सारे चाकू एमसी की तरफ पॉइंट होते हुए दिखाते हैं और एमसी बस नहीं नहीं करते चिल्लाता हुआ ही रह जाता है, नहीं नहीं करते हुए ही अपनी रियलिटी में जाग जाता है। वो इस समय बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था और वो कहता है, क्या जो भी वो एक सपना था? उसका सर दर्द करने लग जाता है और वो अपने हाथ को फील करते हुए कहता है, मेरी स्किन के अंदर वो पेन अब भी मुझे फील हो रहा है, वो सपना कुछ ज्यादा ही रियल था। वो कहता है कि क्या ये किसी तरह का प्री कॉग्निटिव ड्रीम था? वो अपने बगल में पड़ी हुई किताब को उठाता है और वो सोचता है कि मेरे बेहोश होने से पहले मुझे याद है ये अजीब सी बुक पागलों की तरह अपने पेजेस पलट रही थी और इसने मेरा बहुत सारा खून चूस लिया था। क्या ये सच में कोई प्री कॉग्निटिव ड्रीम था जो मेरी इस चीट बुक ने मेरे लिए लाया था? तो क्या वो ड्रास्टिक एंडिंग इसीलिए हुई क्योंकि मैंने कुछ गलत कर दिया? पर उस किताब में देख के इसके इमोशंस पूरी तरीके से बदल जाते हैं। वो कुछ देखता है, बहुत हैरान हो गया था। उस बुक में लिखा हुआ था, अपने भाग्य को मत बदलना, और ये सब कुछ खून से लिखा हुआ लग रहा था। अपना एमसी कहता है, क्या अपने पर तभी उस किताब के अंदर से कुछ डार्क कलर का मायना निकल के एमसी के सर में जाके लगता है, पर ये बस थोड़ा सा दर्द ही करता है। और अपना एमसी सोचता है, क्या ये किसी तरीके की वार्निंग थी कि मैं ओरिजिनल प्लॉट को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता वरना मुझे ये अजीब सी एंडिंग मिलेगी, पर इस रास्ते से और भी मुझे ट्रेजिक एंडिंग नहीं मिलेगी? उसे यही सब सोचते सोचते अब शाम हो चुकी थी और वो शाम को खिड़की के पास आते हुए कहता है कि तो अंत में मेरे सारे ख्याल, सारे प्लान बस मेरे ख्यालों में ही रह जाएंगे और अब मुझे बस सरवाइव करने के लिए खुद से तबाही की ओर बढ़ने का रास्ता ही चुनना पड़ेगा। ठीक है, आज के एपिसोड को यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो अब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी और क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। वैसे ये सीरीज मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा अच्छी है, इसकी स्टोरी लाइन, इसके पूरे ग्राफिक्स भी अच्छे हैं और इवन इसके चैप्टर भी टाइम पर आ जाते हैं शायद। पर वो चिंता वाली बात नहीं है, चैप्टर तो आते रहेंगे और मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। तुम लोगों को ये सीरीज चाहिए कि नहीं वो कमेंट सेक्शन में बताओ और वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। ऐसी और वीडियो देखनी तो हमारे चैनल पर जाके चेकआउट करो और हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तक के लिए बाय।